चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। थर्सडे क्लास टुडे। जय जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र। ओके, संधि ऑनगोइंग टॉपिक हमारा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा मैं चलिए एंड में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी सब लोग हैं नहीं, तो एग्जाम रिलेटेड जो भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं एंड में क्लियर कर दूंगा। तब तक जो आई थिंक आ गए हमारे होस्ट, तो वो उसको आप मीटिंग को लाइव कर दीजिए। है लाइव है। जी, चलिए, मैं संधि पहले शेयर कर देता हूँ। हम लोग सीधे टॉपिक को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एंड में थोड़ी सी हम सर एग्जाम। वो वृद्धि वाला जो है ना, वो एक बार और बता दीजिएगा। संधि ना, संधि। हम्म। जी। जी, संधि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम संधि स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। फिर एंड में थोड़ा सा पुरानी हम्म। संधियों के साथ आज की जो संधियां होंगी उसको रिवीजन साथ में करेंगे। आप लोग सब अपनी अपनी कॉपीज एंड पेन के साथ रेडी रहिए, हम लोग नोट्स बनाना चालू करते हैं आज की क्लास का, है ना। स्वर संधि के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, और सर्व संधि के भेद में पहले तीन प्रकार के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि और तीसरी जो हमारी वृद्धि संधि, ये तीन संधि हमारी हो गई हैं। ठीक है। इसके रूल्स साथ साथ में आप लोग एक बार पेज पलटते जाएंगे तो आपको दिखते जाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद से तो पढ़ते हो, ऐसा सौभाग्य तो बहुत मुश्किल है ना। चलिए, स्वर संधि का चौथा भेद हम चालू कर रहे हैं। अब जो ये चौथा भेद है, ये सबसे ज्यादा यूज में आता है। मतलब स्वर संधि की जब भी बात होती है, जो सबसे ज्यादा यूज में ये वाला भेद आता है, इसका नाम है यण संधि। यण संधि। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पहले समझिए, फिर इसके आप लोग नोट्स बनाइए। इसमें आपको ना ऐसे एक के नीचे कैसे लिखना पड़ेगा, कि जो आपका परवर्ण बनेगा, उस परवर्ण में आपका आएगा ई, उ, री और री। ई, उ, री और री, ये आपका आएगा परवर्ण में। मतलब बेसिकली इसमें आपका फंडा ये है, जब आपके परवर्ण में, परवर्ण में ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री हो, है ना। एक दो तीन चार पांच, अगर आपके परवर्ण में ये सब चीजें हों इंक्लूडिंग री, ठीक है, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात वर्ण आपके हो गए परवर्ण के, है ना। अगर ये आपके सात वर्ण परवर्ण में है, ठीक है, और इनके सामने कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो मतलब इनके सेम वाला नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर ई है पर वर्ण में, तो ई को छोड़कर और दीर्घ ई को छोड़कर, क्योंकि अगर ई के सामने दीर्घ ई आ गया तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपका पर वर्ण में कोई भी इनमें से कोई भी स्वर है, ई, दीर्घ ई, उ री और री, और इनके सामने इनको छोड़कर कोई भी आ जाए, मान लीजिए ई के सामने अ आ जाए, या ई के सामने उ आ जाए, ई के सामने कोई सा भी स्वर आ जाए, बस ई ना आए, तो फिर उनके सामने आपको आदेश करना होता है यण संधि में। हाँ आशीष जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। ये सर आपने जैसे परवर्ण में बोला कि ई, तो ये पर्व की जगह पूर्व होना चाहिए ना। पूर्ववर्ण, सॉरी पूर्ववर्ण, सॉरी सॉरी। हाँ पूर्ववर्ण, सॉरी परवर्ण नहीं, पूर्ववर्ण। अच्छा, मैं ना आपके सामने एक चार्ट ही शेयर कर देता हूँ, तो वो चार्ट मैं शेयर करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका एग्जैक्टली आपको बनाना कैसे है। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। ये देखिए, ये यर्ण संधि का आपके सामने चार्ट बना हुआ आ गया है। देखिए, पूर्व वर्ण में ने क्या क्या किया है, ई, ई, उ या दीर्घ उ,
री या दीर्घ री या री, ये चार आपके कॉलम बनेंगे यण संधि में, पूर्व वर्ण में। आप साथ साथ बनाते जाइए, बनाते जाइए। पूर्व वर्ण में चार कॉलम कौन कौन से बने आपके? ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ, री या दीर्घ री, और री, ये आपका पूर्व वर्ण में होंगे। और पर वर्ण में असवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर का मतलब संस्कृत में हम कहते हैं असमान स्वर। असमान स्वर मतलब इनको छोड़कर कोई भी स्वर अगर इनके सामने आ गया तो फिर आपकी यण संधि होती है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर पूर्व वर्ण में रस्व ई है और पर वर्ण में दीर्घ ई है, तो आप ऐसा ऑप्शन नहीं उठा सकते कि भैया इसका मतलब यहाँ पर यण संधि होगी, नहीं होगी। क्योंकि पर वर्ण में, पूर्व वर्ण में अगर ह्रस्व ई है और पर वर्ण में दीर्घ ई है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। सो ई और दीर्घ ई को आपको एक ही कैटेगरी में लेना है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी नहीं है। चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उनके सामने ई को छोड़कर ह्रस्व दीर्घ कोई भी वर्ण कोई भी स्वर आ जाएगा अगर आपका, तो फिर वहां पर यण संधि होगी। अच्छा, अब आदेश क्या करना है हमें, तो वो देखिए। अगर आपके पूर्व वर्ण में अ या ई है और उसके सामने उसको छोड़कर कुछ और आ जाता है, तो आपका आदेश होगा य। पहला चीज, ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर कोई भी स्वर अगर, एक और चीज याद रखना, सामने स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। पर वर्ण में स्वर ही आएगा कोई भी इनको छोड़कर। तो पूर्व वर्ण में ई या दीर्घ ई को छोड़कर कोई भी और स्वर आ जाता है, तो उसकी जगह पे हम आदेश करेंगे य। और वो य भी देखिए हलंत वाला है, मतलब आधा य होगा। इसलिए मैंने आपको बीच में एक बार बताया है कि जब भी किसी शब्द में आपको आधा स्वर दिख रहा है, आधा कुछ भी लेटर दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है वहां पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर पूर्व वर्ण में ह्रस्व उ या दीर्घ उ है और इनको छोड़कर सामने कोई भी स्वर आ जाता है, तो आदेश होगा व विथ हलंत, आधा व। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर पूर्व वर्ण में री या दीर्घ री है और पर वर्ण में असमान स्वर है, कोई भी स्वर आ जाए इनको छोड़कर, तो आदेश होगा र। और यदि पूर्व वर्ण में री है, क्योंकि री का कोई भी दीर्घ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसके सामने इसको छोड़कर कोई भी लेटर आ जाए, स्वर आ जाए सॉरी, तो आदेश होगा ल विथ हलंत। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ई के सामने ऊ नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। नहीं तो आप बोलो भाई ई के सामने ऊ कैसे आएगा, क्योंकि ऊ तो खुद पूर्व वर्ण है। पर ई के लिए तो ऊ असमान स्वर हो गया ना, उसके लिए तो वो उसके उसके फैमिली का है नहीं। तो कोई भी और स्वर अगर आ जाता है इन चारों को छोड़कर इनके सामने, तो वहां पर आपको ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल का आदेश करना है। समझ आया कि नहीं? ये अनुसंधि किसको समझ नहीं आई पूछ सकता है वो। आ गई? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर अगली संधि पे बढ़ेंगे। जैसे पहला ही एग्जाम्पल आपके सामने है, यदि प्लस अपि। अब देखिए, इसके पूर्व वर्ण में क्या है? ई है, करेक्ट। और पर वर्ण में उसके अ है। अब अ असमान स्वर है कि नहीं ई के लिए? है। तो अब हमें ई के स्थान पे किसका आदेश करना है? य का। तो भैया यहाँ पे तो देव बन गया, यहाँ पर तो य आना चाहिए ना। तो यहाँ पर इन्हें ये देव कहां से बना दिया? कौन आंसर करेगा इस चीज को? यहाँ पर ये देव कैसे आ गया? यहाँ पर तो य आना चाहिए ना। मैं बोलूं सर? मैं बोलूं? कौन? नहीं नहीं, ऐसे मैं बोलोगे तो कोई मत बोलो, हैंड रेज। ओके सर जी। देखना पुराना, ऐसे हाथ उठाओ, किस किस को पता है, जरा हाथ उठाना एक बार। फर्स्ट चैप्टर किस किस को याद है, मैं एक बार देख लूं जरा। चलिए, काफी लोगों को याद तो है वैसे। हाँ। समीर जी बताइए, क्यों यहाँ पे देव कहां से आ गया? दो प्लस समीर य। जी। हाँ,
तो ये ध्य जो है आपका, ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो जब ये आपका य मिल जाएगा द के साथ, तो द प्लस य मिलकर के द्य बनाते हैं, जो कि यहाँ पर यद्यपि में बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब आप एक क्वेश्चन ओपन करता हूँ कल के एग्जाम। चलिए, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आगे लिखा है नदी प्लस आवेग। ठीक है, नदी प्लस आवेग, उसका हो गया नद्यावेग। इसको कोई डिकोड करेगा? मीना जी, इसको डिकोड करिए जरा, कैसे हुआ नद्यावेग? नद या नद प्लस य आता है। कैसे बताइए पहले, क्या पूर्व वर्ण में वेग? क्या है? पूर्व वर्ण में क्या है? नद। ई है ना, मतलब ई है ना पूर्व वर्ण में, है ना? ई ई है, और उसके सामने आ है, तो आ क्या है? असमान स्वर हो गया ना। हाँ तो ई के स्थान पर क्या होता है? य। तो द है वहां पर, नदी में भी द प्लस य मिलकर द्या हो जाते हैं, या नद्या वेग, है यस ना? यस। ओके, गुड। एग्जाम्पल लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे आप लोग साथ साथ? कीप राइटिंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो। चलिए, ये कुछ और अलग एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। मधु प्लस अरिही, मधु प्लस अरिही। चलिए, आप लोग डिकोड करेंगे। अरिही ऊ प्लस अ है तो पूर्व वर्ण में मधुवरी क्या है? पूर्व वर्ण में क्या है? सॉरी मधु पूर्व मतलब ऊ, ऊ सिर्फ ऊ है ना, अंत हाँ में ऊ है ना। हाँ ऊ और पर वर्ण में समान स्वर आ गया अ, क्योंकि उसके लिए फेमिलियर नहीं है, हाँ स्वर है। इस तो वार ऊ का के स्थान पर किसका आदेश होता है? ऊ के स्थान पे किसका आदेश व होता का है? ध का। ठीक है, तो मध्वरी ही यहाँ पर हो गया। अब अच्छा, ये ध कैसे आधा हो गया? और वो तो आधा होता है, तो वह पूरा हो गया और ध आधा हो गया, ये व कैसे हो आधा गया? होना तो वो को आदेश में आधा आधा चाहिए था व ना। बनता है ना, तो ध्व वो तो पूरा बन गया ना, यहाँ वो तो आधा बनना चाहिए था, वह पूरा हो गया मध्वरी में। और ध आधा हो गया, ध को पूरा होना चाहिए था ना। ये तो उल्टा गलत हो गया इसलिए। आदेश आदेश में व हलंत वाला था। हाँ, वह तो हलंत वाला था बिल्कुल, तो यहाँ पर वो हलंत वाला क्यों नहीं है? वह पूरा कैसे हो गया मध्वरी में? ये धा हलंत वाला हो गया ना इसमें। हाँ, कैसे? आ कैसे? स्वर आ गया उसके बाद। उसमें से क्योंकि ध ऊ हट क्या गया, है? उसमें से ऊ हट गया, हाँ, उसमें से ऊ हट गया इसलिए। वो इधर से बनाएगा, आगे जाना पड़ेगा। लगा दिया, कल सुबह आएंगे, कल सुबह 5 बजे। हाँ जी, तो यहाँ उसमें पर से ऊ हट गया इसलिए। कुछ नहीं है कि ध क्या है? हमारा व्यंजन है, और व्यंजन को पूरा कौन करता है? स्वर, है ना? तब ऊ उसके ने बाद में पूरा ऊ किया लगा हुआ हुआ है, तो ऊ क्या है? स्वर है। तो अब ऊ चला गया, तो वो आधा हो गया ध, तो उधर आधा लिख दिया। ध आधा हो गया, समझ आ गया? ध कैसे आधा है? उसका साथी जो था ऊ, वो चला गया, ध आधा हो गया। अब वह कैसे पूरा हो गया? क्योंकि वह तो आधा होना चाहिए था, वह कैसे पूरा हो गया? सामने अ लगा है ना, तो जब व में अ मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो मध्वरी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ऐसा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है सर दिया है। संधि एग्जाम में आ रहे ना? हाँ, एग्जाम में क्या, संधि पूरे ग्रंथों में आ गई है, एग्जाम में क्या बड़ी बात है? आप घबरा गए क्या संधि नाम सुन के? नहीं मतलब जो सर, पता ये नहीं। संधि है तो मतलब एक ही नेक्स्ट संडे को ही एग्जाम है, तो उसके लिए हाँ, तो पढ़ने का मैंने टाइम आपको था इसलिए। पहले पढ़ा दी ना संधि, तो जितनी पढ़ाई उतनी ही आएगी, जितनी पढ़ाई उसमें से ही आएगा, डोंट वरी। हाँ, फिर ठीक। एग्जाम का बड़ा टेंशन है, एग्जाम का बहुत टेंशन है। चलिए, अगला, अगला देखिए, मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, चलिए इसको मुझे और क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। सर मातृ के पहले जो पितृ प्लस उपदेश है, हाँ जी, वो कैसे बना वो नहीं समझ में आया। पितृ ओके, आदेश में आ गया वगैरह, तो हाँ, पितृ प्लस उपदेश नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक नियम लग रहा है। अब पितृ में पूर्व वर्ण में क्या है आपका? री जी है ना? जी पूर्व वर्ण में री है, पर वर्ण में ऊ है। अब उसके जी। स्थान पे आदेश क्या होता है? तो आधा त्र हो गया, तो और का आधा आदेश क्या होता है? आदेश क्या होता है? री के स्थान पे क्या आदेश होता है? हम्म र बताइए। रस र- र आदेश होता है ना। तो अब र और जब ऊ,
तो यहाँ पर जो री के स्थान पर र होगा तो पहले त आपका आधा हो जाएगा, त जी आधा हो जाएगा क्योंकि त को री ने पूरा किया था। अब जी ये जब त आधा त और आधा र जब मिलते हैं तभी जी त्र बन जाते हैं। जी क्या बनते हैं? त्र। तो अब यहाँ पर ये त्र तो बने, लेकिन इनको पूरा करने के लिए, त्र को पूरा करने के लिए कोई स्वर ही नहीं है इसके पास। हम्म यहाँ पे त बचा और री के जगह पे र आ गया, तो जी त भी हलंत वाला है, र भी हलंत वाला है, तो जी ये आधा त्र बनेगा। तो वो यहाँ पर पितृ उपदेश में आधा त्र ने लिख दिया, है ना। जी लेकिन अब बस क्लियर बात है, हो गया पितृ। ये यहाँ पे आपका ऐसा कैसे था, यो उपदेश, ये जो ऊ है आपका, ठीक हाँ है, ऊ का जोड़ दिया उन्होंने य में, तो पितृोपदेश तो ऐसे करके। ऊ का यू बन गया। जी, त अच्छा, प्लस र वहां पे था, तो वो त पर र वहां पे चले जाएंगे और फिर पितृ बन जाएगा। अब जी पितृपदेश नहीं होता है, पितृोपदेश बनेगा, है ना। तो वो री के स्थान पर त प्लस र हुआ है, ठीक है, जी और सामने ऊ है, तो वो ये नियम है कि वो री के स्थान पर उसको यू को बनाना पड़ेगा, तो पितृोपदेश बनेगा। पितृपदेश कोई शब्द नहीं होता है, सर पितृोपदेश थोड़ा होता है। लिख सर थोड़ा लिख के दिखाइए। ये लिखा है ना सामने, सर ये पितृ। कैसे आया वो समझ में नहीं आ रहा यो। देखिए य का यहाँ पर आगम किया है। आगम क्यों किया है? क्योंकि पितृपदेश कोई शब्द नहीं होता, और दूसरा सामने आपका ऊ लिखा है ना, ये ऊ, तो ये यहाँ पे नियम है कि जब सामने यू है तो आपको य लाना पड़ेगा, है ना, य लाना पड़ेगा। इसलिए, और दूसरी बात क्या है, पितरी है ना, तो यहाँ पर पितरी में जो ई का भी आरोप हो रहा है, तो इसलिए हम य को यहाँ उठा के ले आएंगे। मतलब इसका कोई नियम नहीं है, बेसिकली आपको इतनी बात याद रखनी है कि पितृपदेश शब्द नहीं बनेगा, इसलिए हमें य का यहाँ पे आगम करना पड़ेगा। तो आगम मतलब हमें उसको लाना पड़ेगा। तो पितृपदेश ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी संधि तो इसमें यणी हो रही है, बस य को हमने लाया, इतनी बात इसमें हमने उसको उठा के लाया है, क्योंकि वो शब्द पितृोपदेश सही बनेगा। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पिता का उपदेश। तो पिता का उपदेश ऐसा अर्थ सही सही आ जाए, इसलिए हमें यह लाना पड़ेगा, पितृोपदेश ऐसा करके, ठीक है। चलिए, हो गई यण संधि, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी संधि स्वर संधि की, अयादि संधि। अयादि एक मिनट संधि, सर जी, एक मिनट। ये यण संधि में मतलब ई ई और मतलब रस्व ई और दीर्घ ई, उसके सामने कोई भी हो मतलब स्वर में से ना, स्वर में से कोई कोई भी भी, हो। उनको छोड़ के, हाँ तो फिर ओके आपका क्लियर अलावा वाला जो नियम है वो लगता है, सामने जो जो आदेश होना होता है वो आदेश होता है। ओके जी, जी। चलिए। अयादि संधि, आज आपको थोड़ी काम की संधियां आ रही हैं। पिछली क्लास में जो हमने संधियां पढ़ी थी ना, वो इतनी कठिन, मतलब इतनी यूज वाली नहीं आती थी। ये वाली थोड़ी सी यूजफुल संधियां हैं। चलिए, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो उसको देख के आपको समझ आ जाएगा चार्ट। अयादि संधि का एक और नाम होता है, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, यांत वांता देश संधि। यांत वांता देश संधि, इस प्रकार से इसका एक और नाम होता है। चलिए, लिखिए, देखिए पूर्व वर्ण में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके, पूर्व वर्ण में लिखा हुआ है ए, आई, ओ, औ। चारों अलग अलग वो है आपके। पहले कंडीशन ए, दूसरा आई, तीसरा ओ, चौथा औ। ये बात और ध्यान रखिए, अभी तक हम जोड़ी में ले रहे थे, जैसे ई और ई को ले लिया, ऊ को ले लिया, पर यहाँ पर हम जोड़ी में नहीं लेंगे, यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग लेंगे, है ना। पर वर्ण में लिखा है स्वर। स्वर मतलब क्या? स्वर मतलब कोई भी स्वर अगर हो तो, मतलब इसमें इनके सामने ये वाले स्वर भी हो सकते हैं। देखो यण संधि में क्या नियम था हमारा, कि जो जो हमारे स्वर है उन स्वर को छोड़ करके उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकते हैं। लेकिन अयादि संधि में ऐसा नियम है कि ये खुद भी हो सकते हैं और इनको छोड़कर कोई और स्वर भी हो सकते हैं।
मतलब ए के सामने ए भी हो सकता है, ए के सामने कोई और स्वर भी हो सकता है, आई के सामने आई भी हो सकता है या कोई और स्वर भी हो सकता है, ओ के सामने ओ भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, औ के सामने औ भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो क्या आदेश होगा? तो ए के स्थान पर होगा अय। अब देखो, इस संधि में दो चीजें आदेश करनी है आपको, अ भी और य भी साथ में, अय लेकिन हलंत है, य में हलंत है। आई के स्थान पर होगा आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव। अब ये भी समझना सिंपल है, ए क्या है? ह्रस्व है, तो आय आ गया। ए का दीर्घ क्या होता है? आई, तो आय का दीर्घ हो गया आय, है ना। ओ ह्रस्व है तो अब आदेश होता है, उसका दीर्घ क्या है? औ, तो अब का दीर्घ क्या होगा? आव। ठीक है, हो रहा है। बस ये आपकी क्या है? वृद्धि संधि है। लिख लिया? हटा रहा हूं मैं, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण जो आपके सामने है, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, है ना। अब यहाँ पे देखिए पूर्व वर्ण में क्या है? ए, न में ए की मात्रा चढ़ी है ना, तो पूर्व वर्ण में ए है, सामने अ स्वर है ही, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो नयनम में ये जो न है अपना आधा नहीं है, क्योंकि ए के चले जाने के बाद तो इसको आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन आदेश हुआ अय का, तो अ के मिलने से न पूरा हो गया और ए के स्थान पर यह हो गया। तो अब वो, लेकिन अय का यह आधा था, लेकिन वो पूरा कैसे हुआ? ये वाले अ के मिलने से, है ना। तो नयनम आपका रूप बन गया। फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नई प्लस अकह, पूर्व वर्ण में आई है, आदेश क्या करेंगे? आई के स्थान पर आय, तो आई चला जाएगा, न आधा हो जाएगा, तो उसमें जुड़ेगा आपका आय, तो आय के आ के मिलने से वो क्या हो गया आपका? आई, वो पूरा हो गया, न पूरा हो गया, तो वो, लेकिन उसमें जुड़ा क्या? आ, तो दीर्घ आ जुड़ा, आई के स्थान पर दीर्घ आ जुड़ा, तो वो न का हो गया ना, नौ का क्या हो गया? ना। ठीक है, और फिर यह आपका आधा था, आय का यह आधा था, तो उस अ में जुड़ गया अ, तो है ना, तो य में अ जोड़ने से पूरा हो गया और क वैसा का वैसा रहा, तो नायक आपका शब्द यहाँ बन गया। जी संध्या जी बोलिए। सर ऊपर जो नैनम बताया तो नई प्लस अन्नम है, तो जो आपने नई हाँ, का बताया ए प्लस अय हो गया, तो जो इधर म में भी हलंत है और उधर नैनम जो बन गया उसमें भी हलंत है, म में, तो म में तो हलंत मतलब वो। ये तो एंड में इसका, में इसको शब्द को छेड़ना ही नहीं है हमें, इसका तो कोई लेना अच्छा देना ही नहीं, ये तो एंड में वैसा का वैसा रखा है, वैसा का वैसा हम यहाँ रख देंगे, उससे हमारा कोई संबंध है ही नहीं। हमें तो बी इससे मतलब है, प्लस के पहले वाले शब्द से और प्लस के बाद वाले, बस अच्छा, बाद के बाद तो में हम जो, वैसे के वैसे उठा के रख देंगे, कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए ठीक है मैंने सर, आपको थैंक यू सेटअप सर। में देखा था वैसे, अच्छा किया आपने। चलिए चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लेते हैं मतलब आप ही बताएंगे। ये पूनम जी जरा ये समझा दीजिए, भानु प्लस ए भानवे कैसे बन गया? यस सर, इसमें ओ ह्रस्व ओ है सर हमारे पास, और इसको हम परिवर्तित करेंगे अव में। तो भा के बाद जो न है, ये क्या कहते हैं, अय, अम, पहली बात देखो, आपको प्लस के पहले क्या है? भानो, ओ, ह्रस्व ठीक है, ओ। तो न में ओ है ना, हाँ, ठीक है, ओ के स्थान पे क्या आदेश होता है? अय, ओ के स्थान पे आय अव आदेश होता है। अव। अब तो ओ उड़ जाएगा, तो न हाँ आधा बचेगा, अब न हाँ आपका आधा बचा है, तो अब के आने से न में अ जुड़ जाएगा, तो न पूरा हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है। हाँ। अब ये और वह वो पे कब है? ठीक है, और वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बचा क्या है यहाँ पर? ए, ए स्क्वायर है, वो तो ऊपर मात्रा के रूप में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो ए की मात्रा में ही रहेगा ना, वो में ए जुड़ जाएगा ऊपर, हाँ, वो वह, वो में ए है ना, तो वो हाँ पूरा भी हो जाएगा
क्योंकि उसमें स्वर जुड़ गया और ऊपर ए बन गया, तो भानवे बन गया। अब जी यही शब्द वापस से रेणुका जी समझाएंगी कैसे बना ये। यही चीज अभी जो मैंने बोला वापस समझाएंगे आप कैसे भानवे कैसे बन गया। भानो था, तो लास्ट में ओ है, तो वो ठीक है, उसकी जगह पे नो की जगह अब हो गया। वो तो की वो जगह हाफ, अब होगा, वो की नहीं नहीं, जगह अब, मतलब नो की जगह अब आएगा, तो वो वो की न हाफ वो की जगह नो, सिर्फ ओनली ओ, नो तो वैसा वैसा रहेगा, ओ सिर्फ ओ की जगह अब हाँ आएगा, है ना। हाँ हाँ, ओ की जगह अब आएगा, तो तो इसलिए वो हो गया बान हो गया। और हाँ भान, जो एक ही मात्रा थी, तो हाँ वो अव था, वहां पे हलंत व था। हाँ, तो शाबाश वो उसमें जुड़ गया, उसकी वजह से वहां पे वे पे व पे एक ही मात्रा आ गई, इसलिए भानवे हो गया। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ रूल्स नहीं एग्जाम्पल भी लिखने हैं। अनूप जी जरा ये समझा दीजिए बहु प्लस उपकह कैसे बना। सर भ और औ प्लस उ, ये बन जाएगा आव सर। तो फिर वो तो भाव मतलब आउ के भाव स्थान पे क्या आएगा, आव आव आएगा, तो भ में आ जुड़ गया तो भा हो गया। भाव। ठीक है, और ऊ है सर, उसके आगे ऊ है। वो में ऊ जुड़ गया तो वो हो गया, ऊ है। और कह और वैसा का वैसा रहा, तो हाँ, भावुक भावुक। शब्द आपका बन गया। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब एक बहुत सिंपल सी संधि जो आपकी अगली संधि है, वो बहुत सिंपल संधि, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसा मान सकते हो उस संधि को। उस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। ये गलत लिया है मैं, आप एक सेकंड, पूर्व रूप संधि। मैं शेयर करता हूं आपके सामने। फिर भी इसमें आपको एक चीज समझनी है, देखिए अगर इसमें एक चीज कॉमन होगी आपके सामने। पूर्व रूप संधि, पूर्व वर्ण में पदांते ए है या पदांते ओ। अब ये पदांते क्या होता है, पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सिर्फ हाथ उठाना, क्या पदांते शब्द में कोई संधि हुई है क्या। आप पढ़ चुके हो वाली संधि, और क्या पदांते शब्द में कोई सी संधि हुई है। अगर आपको संधि आ गई ना, तो आप इस शब्द का मीनिंग बता सकते हो मुझे। अब आपको समझ आएगा संधि का यूज क्या है। आप संधि ओके। करोगे मतलब, एक सेकंड एक सेकंड, अगर आप संधि करोगे तो उसको दो शब्द में तोड़ोगे, दो शब्द तोड़ोगे, दोनों शब्दों का अर्थ बता दो, शब्द का अर्थ हो गया, और दोनों शब्द का अर्थ आपको पता है। चलिए संध्या जी बताइए, पदांते आ में प्लस संधि हुई, आ प्लस अंते। संध्या जी, नाम बताओ, संधि कौन सी हुई है। इसमें आ प्लस अंते। हाँ पद सही है, गुण संधि। संधि का नाम तो बताओ, संधि का नाम क्या है, संधि का नाम सबसे पहली संधि। गु, गुण संधि दीर्घ, है ना। अच्छा, दीर्घ दीर्घ। संधि, दीर्घ है संधि। ना? ठीक है, अब दीर्घ संधि कैसे हो गई, पदांत को तोड़ेंगे तो पद प्लस पद प्लस अंते, अंते, तो आ गया। अ है सामने भी अ है, तो दोनों अ हम्म, मिलके क्या बन जाते एक हैं आदेश में आ, है आ। ना। हाँ। अब आप दोनों शब्दों का अर्थ बताओ। पद मतलब पता ही है आपको क्या होता है, पद शब्द, मतलब कोई भी, हाँ, शब्द। संस्कृत का शब्द, और अंत मतलब एंड में। तो एंड जिस में, शब्द के एंड में एक एंड में ए हो, ऐसे शब्द को पदांते ए कहेंगे। सदा। नीचे लिखा है पदांते ओ, तो जिस शब्द के अंत में ओ हो, उस शब्द को पदांते ओ कहेंगे। संधि करने से अर्थ आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल। तो पूर्व वर्ण में दो कंडीशन है आपकी पूर्व रूप संधि में, या तो पद के अंत में ए होगा, या पद के अंत में ओ होगा। और पर वर्ण में क्या होगा, तो पर वर्ण में अ होगा, पर वर्ण में अ होगा। तो आपको करना क्या है इसमें, तो आपको इसमें यूज करना है इस संधि में अवग्रह का। मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। पहले आदेश देखो क्या होगा, आदेश होगा ए और ओ का ओ, सिंपल। ए वैसा का वैसा ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा, या वैसा का वैसा
ओ आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, एक चीज और इसमें आपको करनी है, वो ये करनी है कि जब आपने ए का आदेश कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उस ए के आदेश के बाद में आपको अवग्रह का साइन लगा देना है बस। एग्जाम्पल देख के समझ आएगा। तब तक आशीष जी कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन वो अभी जो पीडीएफ चली गई उसी में से था, मैं वही जैसे क्वेश्चन सो अवदत किया था तो शब्द तो सहा होता है, वो वहां पे फिर सॉरी मैं सुन नहीं पाया, क्या सह क्या? सो तो कोई शब्द नहीं होता, अभी जो लास्ट वाली थी जस्ट हाँ, तो सो कोई शब्द नहीं है, उसमें संधि हुई है ना, आपने पूर्व संधि कर दी ना। सहा होता है। हाँ ना, तो उस सह, अच्छा आपने कहाँ पढ़ा सो? अभी पता है जस्ट इससे आपको? लास्ट जो आया था इसके बाद वाला निकालूं में पेज? संधि के एग्जाम्पल थे। देखिए मैं समझ गया, आप जो सो कह रहे हैं ना, वो सो में आपकी हुई है विसर्ग संधि, वो सो नहीं है, वो है सह। हाँ विसर्ग वही। संधि, विसर्ग संधि में से एक नियम है जहां पर विसर्ग आपका ओ में कन्वर्ट हो जाता है, तो सह शब्द का विसर्ग ओ बन जाता है, वो सो हो जाता है ना, तो वो विसर्ग संधि का टाइम पे आ जाएगा। तो आपने कई जगह शब्द देखो, सोत्र, सो है, बीच में विसर्ग अवग्रह लगाया, त्रो लिखा है, उसका मतलब है सह अत्र, वह यहाँ, ऐसा। तो वो विसर्ग संधि का रूप बना है, ऐसे संधि करने से शब्द हो जाते हैं। चलिए पूर्व संधि का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जैसे ते प्लस अपि, ठीक है, पदांत शब्द है, पूर्व वर्ण में ते है ना, उसके सामने अ लगा है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अवग्रह जोड़ देना है। किधर? तो आपको अवग्रह जोड़ना है इस अ के स्थान पर, अ के स्थान। अभी तक सब संधि में आप चेंजेस कहां कर रहे थे? पूर्व वर्ण में। पूर्व रूप संधि में आपको ध्यान रखना है कि जो अ आपका आया है पर वर्ण में, उस अ की जगह पे आपको अवग्रह कर देना है। और एक नियम आप लोग लिख लीजिए, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। क्या बोला? अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। तो अब जब भी संस्कृत रीड करो, तो उस अवग्रह का, अवग्रह आता अ की जगह पे ही है सभी जगहों पर, लेकिन आपको इसको पढ़ना नहीं है। जैसे आपके सामने लिखा है ते पी, तो अब कोई इसको ते अपी पढ़े, क्योंकि अवग्रह अ की जगह पे आया है ना, तो ते अपी, तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता, ते पी पढ़ना पड़ेगा। हरेव वृक्षेपी जले जलेस्ति गोपालो हम विष्णोव, ऐसे करके पढ़ना होता है। हलंत का उच्चारण कभी भी, अवग्रह का उच्चारण कभी भी नहीं होता है। अगले एग्जाम्पल देखिए, लिख लीजिए एग्जाम्पल साथ साथ में। हरे प्लस अव, तो यह पदांत में ए है, सामने अ आएगा, तो हम क्या करेंगे, अ की जगह पे अवग्रह लगा देंगे, तो हरेव हो जाएगा। सिंपल संधि है बहुत ही है। विष्णु प्लस अव लिखा हुआ है, तो विष्णु प्लस अ है, तो अ उड़ जाएगा आपका, अ के स्थान पर आपका अवग्रह आ जाएगा, तो आपका विष्णोव, इस प्रकार से ये पूरा बन जाएगा रूप विष्णोव। सर मतलब जो प्लस है, प्लस को हटा के बस अवग्रह लगा देना है बस, इस हाँ जी, संधि का। हाँ, प्लस को लगा हटा दिया, और अ को हटाया ना, अ को हटाना है ना, अ के जगह पे अवग्रह आया है, अ को हटा के अवग्रह आया है, अ नहीं रहेगा, अवग्रह रहेगा तो अ नहीं रहेगा। एक बार वापस चलिए, समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आया, वो पदांत है मतलब दिमाग में उठा है। पदांत ए मतलब कुछ भी नहीं है, जिन शब्दों के अंत में ए का यूज हुआ है, जैसे जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, ते है, हरे है, वृक्षे है, इन शब्द के अंत में ए आया है कि नहीं आया? आया आया है। है ना? तो ये ए, पदांत ए मतलब जिन शब्दों के अंत में ए का प्रयोग है। पदांत मतलब पता है ना आपको, संस्कृत भाषा में संस्कृत के शब्दों को पद कहते हैं। तो जिन शब्दों के एंड में ए का एक आया है, वो पदांत ए हो गए। और जिन शब्दों के अंत में ओ आया है, तो गोपालो एंड में ओ आया है, विष्णु एंड में ओ आया है, तो जिन शब्द के अंत में ओ का उच्चारण आया है, उसको हम क्या कहते हैं? पदांत ओ कहते हैं। ठीक हाँ, है, तो फिर पर वर्ण में अ आना चाहिए इसमें। तो सभी हाँ, जगह पे अ लेकिन है, जब अ, अयादी अ, संधि अयादी संधि में भी, उसमें भी अगर अ आ गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वाले संधि वो वाले संधि है? देखिए उसमें ओनली अ नहीं आ सकता ना, उसमें तो कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी हाँ, स्वर आ सकता नहीं जब अ आएगा तब कैसे हम फाइंड है। आउट देखिए करेंगे? ऐसे शब्द आपके आएंगे नहीं, क्योंकि उसमें अयादी संधि में आपकी चार कंडीशन है, ए आई ओ औ, लेकिन यहाँ हाँ। पर सिर्फ दो कंडीशन है, रस्व ए और रस्व ओ।
दीर्घ आई और दीर्घ औ यहाँ पर है ही नहीं। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन बन रही है कि ए भी आ गया और उसके सामने पे अ आ गया, तो फिर आपको वहां पर ये पूर्व रूप संधि करनी है, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी रहेगी। वैसे ए शब्द आपको आएंगे नहीं, कि जहां दो संधि एक साथ फंस रही हो, ऐसा होगा नहीं। बाकी आप ढूंढो, आपको शब्द से मिल जाए तो मुझे बताओ। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ। संध्या जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, उनका सिर्फ हैंड रेज है बस, गलती से, नो प्रॉब्लम। सर चलिए। वो जो हाँ हाँ स्क्रीन था ना, अपना मोबाइल से जो स्क्रीन आपने दिखाया था पहले, जी वो एक जी, शेयर कर सकेंगे क्योंकि वो कॉपी करना रह मैं शेयर करता हूँ वापस से वो। 1 सेकंड के लिए सर। पूर्व रूप संधि देखना है ना आपको? हाँ जी। चलिए। मैंने कुछ लोगों के नोट्स देखे, मतलब आप लोग से मैं भूल गया था, मैंने वीकेंड वाले क्लास के नोट्स देखे, काफी अच्छे नोट्स आप लोग बना रहे हो। ऐसे बनाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। तब तक पहले संडे के टेस्ट, मैं क्लास जल्दी क्यों छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वर संधि कंप्लीट करके व्यंजन संधि चालू करेंगे। ठीक है। अच्छा, संडे के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग किसी को, जो पहले मैं मेरे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। 8 से 9 आपका टाइम फिक्स है, लेकिन किसी किसी को एकदम इमरजेंसी या कुछ इश्यू है, लेकिन वो एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो टाइम नहीं जम रहा है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि हमें टाइम नहीं जमेगा, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो ही, अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो मैं आपका वो टाइमिंग चेंज नहीं करूंगा। टाइमिंग हमारा 8 बजे से 9 बजे तक का ही है। ठीक है, तो किसी को पर्सनल है कुछ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको उस टाइम पे लिंक भेज दूंगा। एग्जाम टाइम के मुझे 5 से पहले मैसेज कर देना कि सर आई वांट टू हैव द एग्जाम लिंक। पहली चीज, फॉर्मेट मैंने भेज दिया है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, मैं पेपर बना रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा कि 10 नंबर के जो एमसीक्यू वो तो आपको वहीं पे क्लिक करने हैं, तो आप क्लिक करोगे हो जाएगा। जो लिखने के क्वेश्चंस है, बाकी पूरा 40 नंबर पेपर लिखने का है। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 5 वाक्य, उसको आपको संस्कृत में करना है, तो आप पेन कॉपी लेके बैठो, उसमें आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सेंटेंस और उसको कन्वर्ट करो। और फिर उस पूरे एक एक सेंटेंस का नहीं, वो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 5 सेंटेंस है, वो पांचों सेंटेंस को कॉपी में लिखो, उसका फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा एग्जाम में। सर वो समझ में मुझे आई क्या? नहीं आता। क्या? सर मुझे वो नहीं आता, मुझे किसी से कराना पड़ता है, वो नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, अगर उसमें आपको समझ है ठीक है, अगर नहीं आ रहा आपको समझ तो नहीं, अपलोड करना नहीं आता मुझे। हाँ, तो एक काम करो, जिनको नहीं आ रहा समझ, वो अपने सामने पूरा पेपर लिख लो, है ना? हम्म। और मैं क्लासरूम के लिंक डाल दूंगा, तो आप क्लासरूम पे अपलोड कर दो पूरा ठीक है। पेपर रिटर्न में। ठीक है, जिनको अपलोड करने में इश्यू आ रहा है, और वो देखना पड़ेगा अपलोड का ऑप्शन उसमें आता है कि नहीं आप लोगों को। नहीं अगर आता होगा तो एमसीक्यू आपको ऑनलाइन होगा, बाकी उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आप आंसर्स लिखो, और मुझे आप लोग उसका पीडीएफ बना के मुझे क्लासरूम पर लिंक डाल दूंगा मैं, एग्जाम लिंक, तो वहां पर अपलोड कर दो अपना अपना एग्जाम। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट रहेगा सर जी। मतलब लिंक जो है एग्जाम पेपर का, वो आप ग्रुप में भेजोगे कि पर्सनल हमको मैसेज ग्रुप पे भेजूंगा, ग्रुप पे जी, ज्योति बुआ जी। सर मैं बोल रही थी शब्द रूप और धातु रूप सारे आएंगे, थोड़े से सारे 5-5 ऐसे कर दो ना। सारे बिल्कुल नहीं, सारे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप तो मेन हाँ चीज बस तो देख लो। बता दीजिए ना कितने कौन कौन से वाले याद कर लें, उतने हम कर लेंगे, मैं 5-6 आपको ऐसे। चाहता हूं कि आप लोग शब्द रूप याद करें, ऐसे कितने याद करोगे? मैं चाहता हूं आप लोग ट्रिक ख्याल में हाँ रखो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर एक स्त्रीलिंग शब्द है तो तृतीया से सप्तमी क्या ट्रिक होती है? या, यही, याहा, याहा, याम। अब कोई भी हम्म। स्त्रीलिंग का शब्द आ जाए, जैसे नदी शब्द है, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः, नद्याम, मत्या, मत्यई, मत्याः, मत्याः, मत्याम। ये ट्रिक पुल्लिंग के लिए है। नपुंसकलिंग में तो क्या है, कोई भी शब्द आ जाए वो पुल्लिंग की तरह चलता है, और प्रथमा द्वितीय सेम है, फलम फले हाँ फलानि, फलिम फले फलानि। ठीक है। हाँ हाँ और पुल्लिंग का शब्द अगर कोई है तो वो भी आपका फिक्स ही है, बालकेन, बालकात, बालकाय, बालकस्य, बालक, बालके। अब पूरे हम्म शब्द रूप में लग जाता है। और आकारांत शब्द अगर है, आकारांत, वो स्त्रीलिंग शब्द रूप हो गया, तो उसमें सेम ट्रिक है, बालिकाया, बालिकायई, बालिकाया, बालिकाया, बालिकायाम, या, यही, यहाँ, अब वो यहाँ, यहाँ। नंबर्स वाले तो बहुत डिफरेंट थे, 1 2 3 वाले। हाँ, और तीनों डिफरेंट। सर्व, जैसे नंबर वालों में सर्व का, आपको, ये सारे अलग अलग बहुत सारे थे ना। हाँ मेरे नोटिस में अच्छा है आपने ले आया ये चीज। सर्वनाम को इग्नोर मत करना आप लोग,
जैसे की सेंटेंस में लिखा है वह खाना लाता है, तब आपको भाई वह का क्या शब्द होता है, यह का क्या शब्द होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सह मतलब क्या होता है, एषः मतलब क्या होता है, सह मतलब क्या होता है, वह। पुल्लिंग वाला वे हो जाएगा और एष्टय मतलब एषः मतलब क्या स्त्रीलिंग वे होता है, एषः मतलब स्त्रीलिंग यह, वे। नहीं यह एषः मतलब यह, सह मतलब वह, और फिर इनका स्त्रीलिंग सा एता ईशा करके और इनका नपुंसकलिंग एता तेते एतानी करके बनता है। मेन तो आप लोग यही चीज करो कि आप लोग ट्रिक ख्याल में रखो कि अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वो ऐसे चलेगा, पुल्लिंग है तो ऐसे चलेगा। मतलब मेन आपको याद करना है सिर्फ 3 शब्द रूप, राम शब्द रूप, रमा शब्द रूप और फल शब्द रूप, बस 3 ही याद करने हैं, बाकी सब इनकी तरह चलेंगे। और एग्जाम में तो मैंने इन 3 में डीप में गया ही नहीं हूँ शब्द रूप में, ये मोटे मोटे। बाकी जो शब्द आप कह रहे हैं नंबर्स वाले, तो नंबर्स वालों में सिर्फ आपको 4 5 ही तो याद करने हैं, 4 सॉरी, उसका 5 6 7 8 9 10, इनका तो पूरा एक ही तरह चलता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो। और और नंबर में धातु भी में? धातु रूप में तो आपको लकार याद करने हैं 5, वो तो आपको पता ही है, लट लकार लोट लकार लंग लकार, तो जो मैं है उसमें ना। भी वो आत्मनेयी पद परस्मैयी पद छोड़ दो ना, फिर एक ही कर दो, हाँ ठीक है, छोड़ दो, मत लो, है मैंने ना? परसी पद नहीं डाला पेपर, लेकिन सर एक आधा क्री डाल दूंगा। आपको सर इतना तो क्री क्योंकि पता धातु होना, 10 हो गए ना, नहीं तो वो 5 और 5 10 हो जाएंगे देखिए ऐसे। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि परस्मय पद की धातुएं कौन कौन सी हैं। धातु तो अच्छा पता होना ठीक चाहिए, ये है। धातु आत्मनेय पद की है और ये धातु परस्मय पद की है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। नहीं तो आप परस्मय पद की ठोक रहे हो आत्मनेय पद में, ऐसा नहीं काम करना। ठीक, अभी मैं ओके चलो ओके। गौर कर देता हूँ। और सर आप ये नेचुरल ऐसे करा रहे, बहुत एडवांस कोर्स करा रहे हो जैसे। बहुत सिंपल है, आप लोग खुद घबरा रहे हो, आप लोग खुद घबरा रहे हो। मैं तो अभी पहली सर बार क्री में एग्जाम दे रहा हूँ, उसमें मैं कुछ क्या क्या कठिन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ, शब्द रूप पूछ रहा हूँ, धातु रूप पूछ रहा हूँ, सेंटेंस बनवा रहा हूँ, सब तो काम करवा पहला सकता हूँ, मैं वाला कौन सा एग्जाम काम है जो ओवर आपको बुक करवाना रखना लग रहा है। चाहिए था, हमारे हाँ परमानेंट ऑनर्स के तो आप लोगों ओवर ने बुक याद नहीं होते किया, हैं। आप लोगों ने याद नहीं किया और आपको एकदम बूम एग्जाम आ गया, वो हो रहा है, बस इतनी बात है। हम हाँ आपकी जी, तरह बच्चे नहीं है सर ना। क्री धातु भी याद करना है सर। क्री हाँ धातु, क्या, क्री धातु, क्री धातु अरे आप करो। कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, रुक जाओ। आपको किसने बोला कि आपको याद करना है, आपको याद करना ही नहीं है। आपको बोला मैंने पठती धातु, आपको यह पठती पठता पठंती लट लकार का रूप है। अब अगर अगर मैंने पठ की जगह भक्ष धातु आपको दे दी लट लकार में, तो भक्षती भक्षता भक्षंती बन जाएगा ना। अगर मैंने आपको कीड़ धातु देती तो कीड़ती कीड़ता कीड़ंती बन जाएगा। अगर मैंने पच धातु देती तो पचती पचता पचंती बन जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कीट धातु याद करोगे, पच धातु याद करोगे, भक्ष धातु याद करोगे। अरे याद आपको एक ही करना है, उस एक की तरह ही आपको रिप्लेस करना है। पचती की जगह पठती कर देना है, पठती की जगह भक्षती कर देना है, भक्ति की जगह खादती कर देना है। आपको याद करना ही नहीं है कुछ। ऐसे तो ऐसे याद करना तो भाई 1000 शब्दों से ना याद करोगे, असंख्या शब्द होते हैं, तो असंख्या शब्दों को याद करोगे क्या। एक याद करना है और उसमें बाकी सबको फिट करना है। और जहां कोई थोड़े बहुत रूल्स लगते हैं तो वहां ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये शब्द परिवर्तन होता है, बस। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ सीख रहे हैं तो। सर स्वर्ग सर की हम बात नहीं राम सीखना फलम और रमे इनसे याद कर है। लेते, बाकी और मत देना। आप भी इतना कर लो, मेरे पे उपकार हो जाएगा, इतना कर लो। जी चिन्मय बोलो, कुछ बोल रहे हो। सर सर हम पेपर वो सब लिखेंगे, हम सब पिक्चर अपलोड कर देंगे, वो सब करने के बाद हमको क्लासरूम में अपलोड करना है क्लासरूम की पेपर। लिंक भेजूंगा मैं आपको, क्लासरूम पे अपलोड करना। और मुझे चेक करने के लिए थोड़ा सा मुझे समय देना, एकदम चढ़ मत जाना कि अभी तो नंबर नहीं। मैं चेक करके बताऊंगा आराम से, ठीक है, विद इन 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उस दिन वो एक क्लास ऐसी रहेगी कि मैं बताऊंगा किस किस को ज्वाइन करना है क्लास में, 5 5 लोगों को, तो उस अकॉर्डिंग डिस्कस होगा। जी संध्या जी सर बोलिए। सर मेरा 2 3 क्लास का अब्सेंट हो गया, तो मैं ये एग्जाम अभी ना मैं बाद में दे पाऊंगी। मैं सब पहले इसका आप लिंक भेज दीजिए तो मैं उसका स्टडी कर लूंगी, तो मेरे मेरे से बनेगा चैनल तो मैं पे जाओ, पेपर। वहाँ प्ले लिस्ट पे सारी क्लासेस लाइन से हैं, सारी क्लास लाइन से हैं, तो वहां आपको दिख जाएंगी। तो फिर आप ऐसा करना, मैं आपको एक दिन की छूट दे रहा हूँ, आप उसके नेक्स्ट डे पेपर दे देना। ठीक है। ठीक, तब तक आप रिकॉर्डिंग देख लो, ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो कोई नहीं आया 4 5 क्लास में अभी। जी सर ठीक है आशीष जी सर। बोलिए। सर संडे को हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैंने 1 हफ्ते पहले बता दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब बिजी रहते हो, इसलिए मैंने 1 हफ्ते पहले बता दिया था कि आप उस 1 घंटे के लिए अपने आप को फ्री कर लो मेरे लिए। सर फेस्टिव सीजन है ना आजकल, तो मुश्किल है इसलिए। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, संडे के दिन आप कब फ्री हो, मैं उस टाइम पे लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है। जी आशीष जी। मेरा एक डाउट है
जैसे अभी आपने बताया भक्ष्य धातु का भक्षति भक्षते, तो भक्षति बनेगा या भक्ष्यति बनेगा? अरे वो तो मैंने, हाँ वो तो समझाने के लिए मैं ऐसा बोल गया, वो भक्षयति ही बनेगा। तो ये किसमें या लग जाता है, जैसे कथ में भी लग जाता है कथयति, नहीं, तो वो मैंने इसकी आपको जो चार्ट शेयर किया है जिसमें परिवर्तित धातु है, हैंड नोट्स वाला जो धातु रूप वाला है, उसमें सब लिखा हुआ है कि इस धातु का, जैसे पा धातु है, अब पा धातु का 5 से यति बनता है, उसमें सब दिया हुआ है कौन सी धातु का कहाँ कन्वर्ट होता है। तो आप वो देख लेना एक बार, जितना जितना ख्याल में उतना ठीक है, बाकी तो ऐसा कोई ज्यादा मेजर वो है नहीं। अब पता नहीं आपका एग्जाम है कि मेरा, अब मुझे टेंशन हो गई है। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब लग जाओ थोड़ी सी पढ़ाई पे, थोड़ा सा बैक ओल्ड डेज आप सब डिस्कस कर रहे थे ना, थोड़ा सा वो, ताकि आप सिर्फ आप एग्जामिन करो, आप पढ़ते तो जा रहे हो लेकिन आपको जेन्युइनली समझ आ रहा है कि नहीं, आपको मीनिंग पता चल रहे हैं कि नहीं, वो आपको खुद को एग्जामिन करना है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको संस्कृत नहीं आया तो आपको मोक्ष नहीं होगा क्या, हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इतना पढ़ रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो एवरी वीक, तो आप सच में कुछ समझ रहे हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस। नहीं तो बिना एग्जाम के चलते चलो और यहाँ मैं आत्मघाती समझा रहा हूँ और वहां सब लीव होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी प्रवीणा जी। वो एक परिवर्तित धातु का जो पीडीएफ है वो मुझे चाहिए। और वापस भेज दूं। दूसरा जो आपने बोला कि संडे वाले क्लास ने नोट्स बहुत अच्छी बनाई है, किसी ने भी, तो शेयर कर शेयर दूंगा, करिए ताकि हमें पता चले हमें कैसी नोट बनानी। मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू। बस हो गया, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स देन, मिलते हैं। ठीक है, और क्लास नहीं होगी, ठीक है, 8 बजे मैं लिंक भेज दूंगा आपको, वहीं पे करना है, अपलोड हो पाए तो नहीं, नहीं तो एक प्रॉपर लिखते जाओ आंसर्स, ओनली आंसर्स लिखो, क्वेश्चन नहीं, एंड देन सेंड मी द फोटो पीडीएफ ऑन क्लासरूम लिंक। चलिए मिलते हैं। हमें कुछ पूछना रहेगा तो आपको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ना, मतलब एग्जाम टाइम पे मैं कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। एग्जाम टाइम पे नहीं, मतलब अभी ये 2-3 दिन है ना, उसके बीच में आपको मैसेज कर लो, डीएम मी। सर, हाँ सर मेरा एक लेक्चर जो उपसर्ग का था वो बाकी है और एग्जाम का भी रिवीजन करना है, तो मतलब उपसर्ग का लेक्चर भी अभी ले लूं कि कैसे? ले लो उपसर्ग का लेक्चर है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैंने वीकडे वालों को नहीं पढ़ाया, मैंने खुद दिया था, लेकिन मैंने वीकेंड वालों को पढ़ाया है और वो लिंक मैंने भेजी थी यहाँ पर। 10 मिनट का वो लेक्चर है, बस गिनती का 10 मिनट का लेक्चर है, तो वो आप सुन रहे वो लिंक आप फिर से भेज देंगे सर, क्योंकि वो कौन से मैं डेट के हिसाब से जाती हूँ, तो वो लिंक अगर आप फिर से भेज देंगे तो मैं देख लूंगी। भेज देता हूँ। हाँ अब भेजना है तो मुझे यहाँ से लीव करना पड़ेगा, तो अभी के लिए हम लीव करते हैं, मिलेंगे ट्यूसडे को। ओके, ओके, जय जय जिनेंद्र। जय।